बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम नाज़िया बेग। आई विल बी टीचिंग यू मनी। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द वैल्यू ऑफ मनी। सो फार वी हैव स्टडीड अ लॉट अबाउट मनी। मेनी डिस्कशंस हैव बीन डन रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ मनी, जिसमें हमने कहा कि मनी वो है जो कि एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे इस्तेमाल होता है। मनी वो है जिसके अंदर जनरल एक्सेप्टेबिलिटी होती है। तो आज हम बात करेंगे बेसिकली वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, कि वैल्यू क्या है पैसे की, जिस पैसे के लिए हम इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जिस पैसे के लिए हम बहुत सारे वॉर्स जो है वो लड़ रहे हैं। तो बेसिकली वैल्यू ऑफ मनी जो है वो क्या है, वो परचेजिंग पावर है। वो पैसे की परचेजिंग पावर है जिसकी वजह से पैसे की अहमियत बनी हुई है और दिन ब दिन बढ़ रही है। अब परचेजिंग पावर से मुराद ये है कि पैसा आज ख़ुद तो कुछ भी नहीं है, लेकिन पैसे से जो हम चीज़ें ख़रीद रहे हैं, पैसे से जो हम अपनी डे टू डे नीड्स को फुलफ़िल कर रहे हैं, वो उस वजह से पैसे की वैल्यू जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। अब अगर हम वैल्यू ऑफ मनी की बात करें तो कहा जाता है कि वैल्यू ऑफ मनी जो है वो इन्वर्सली जो है वो रिलेट करता है प्राइसेस के साथ। प्राइसेस एंड द वैल्यू ऑफ मनी हैव इन्वर्स रिलेशनशिप। इसका मतलब ये है कि अगर चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी तो इसका मतलब ये है कि पैसा अपनी अहमियत जो है वो कम कर रहा है। इसी तरह से अगर चीज़ों की कीमतें कम होंगी तो इसका मतलब ये है कि पैसा अपनी वैल्यू जो है वो सस्टेन कर रहा है, इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो इसी तरह से बहुत सारी डिस्कशंस हुई हैं, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने अपनी राय दी है। तो वैल्यू ऑफ मनी को डिफ़ाइन करने के लिए वी हैव 3 मेन थीरीज़, जिनमें से आज एक हम कवर करने की कोशिश करेंगे, जो कि है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जो कि फिशर ट्रांजैक्शन अप्रोच के नाम से भी जो है वो मानी जाती है। एक्चुअली इरविन फिशर जो थे वो एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने 1911 में एक बुक लिखी थी जिसको परचेजिंग पावर ऑफ मनी कहा जाता है। उन्होंने अपने बुक में वैल्यू ऑफ मनी, प्राइसेस और सर्कुलेशन ऑफ मनी के हवाले से अपनी जो है वो राय दी है। अब इरविन फिशर कहते हैं कि वैल्यू ऑफ मनी का अगर आप लोगों ने एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तयन करना है तो इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जितनी मनी की सर्कुलेशन थी उसको कंसीडर करना है। और वो यहाँ पे ये कहते हैं कि जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्राइसेस के। सर्कुलेशन ऑफ मनी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइसेस। इसका मतलब ये है कि अगर एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एक ख़ास वक्त में अगर पैसे की सर्कुलेशन किसी भी इकॉनमी में ज़्यादा है तो वहाँ पे चीज़ों की कीमतें भी बढ़ेंगी। इसी तरह से अगर एक ख़ास पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर हमारे पास सर्कुलेशन ऑफ मनी जो है वो कम है तो चीज़ों की कीमतें भी कम होंगी, क्योंकि मनी सर्कुलेशन में नहीं है। अब वो सर्कुलेशन ऑफ मनी, प्राइजेज और वैल्यू को इस तरह से बयान करता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड एज द क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इंक्रीजेज, the price level also increases in direct proportion and the value of money decreases and vice versa। यहाँ पे वो ये कहता है कि अगर एक ख़ास वक्त में तमाम इकॉनमी के तमाम एलिमेंट जो है वो कांस्टेंट रहें, क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन बढ़ेगी तो कीमतें भी बढ़ेंगी। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन बढ़ेगी तो प्राइजेस भी बढ़ेंगी, लेकिन इनका ताल्लुक़ क्या है, वैल्यू ऑफ मनी के साथ जो है वो इनका ताल्लुक़ क्या है वैल्यू ऑफ मनी के साथ, इनका इन्वर्स रिलेशनशिप है। इसका मतलब ये है कि सर्कुलेशन ऑफ मनी एंड प्राइजेस हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप, और फिर इनका जो ताल्लुक़ है वैल्यू ऑफ मनी के साथ दैट इज़ इन्वर्स रिलेशनशिप। अब यहाँ पे इरविन फिशर ये कहते हैं कि अगर आपने जनरली प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़ को कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए 2 चीज़ें हैं। एक तो है supply of money and then we have demand for money। अब सप्लाई ऑफ मनी का मतलब ये है कि क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन एंड वेलोसिटी ऑफ इट्स सर्कुलेशन। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन का मतलब ये है कि द नंबर ऑफ टाइम्स मनी चेंजेस हैंड्स, कि एक बंदे से दूसरे बंदे तक, दूसरे से तीसरे बंदे तक कितनी स्पीड से जो है वो मनी सर्कुलेट कर रहा है।
डिमांड फॉर मनी, हम ये बात कर चुके हैं कि डिमांड फॉर मनी का मतलब ये है कि मनी इसलिए हमें चाहिए क्योंकि इसकी परचेजिंग पावर कितनी है। ठीक है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में मनी की परचेजिंग पावर ही इसकी डिमांड को कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज हम करेंगे। फिशर ने बेसिकली क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को डिफाइन करने एक इक्वेशन बनाया जिसको इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। इसके मुताबिक P इज इक्वल टू MV प्लस M1 V1 डिवाइडेड बाई T। अब यहाँ पे M स्टैंड्स फॉर मनी इन सर्कुलेशन, V स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, M1 इज फॉर क्रेडिट मनी, V1 इज फॉर वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट मनी इन सर्कुलेशन। T यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज करते हैं कि T जो है वो टाइम पीरियड है, तो T यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं है, रादर T इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड ट्रेड। P इज द जनरल प्राइस लेवल। ये तो रहा जी इक्वेशन जो कि इरविन फिशर ने दिया था। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम जो है वो एग्जाम्पल से इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। अगर हम M की वैल्यू 2000 लें, V6, M1 1000, V1 4 और T की वैल्यू 8000, अगर हम इन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले के अंदर पुट करें तो हम देखते हैं कि प्राइस ऑफ मनी क्या आती है। P इज इक्वल टू 2000 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 1000 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 8000, 12,000 प्लस 4,000 डिवाइडेड बाई 8,000। इनको ऐड करने से 16,000 डिवाइडेड बाई 8,000 जो कि 2, ये हमारी प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ आ गई जो कि 2 है। जब मनी इन सर्कुलेशन 2000, वेलोसिटी 6, क्रेडिट मनी 1000, वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट मनी 4 और हमारे पास जितनी भी ट्रेड है वो 8000 है। तो अब हम चूंकि डेफिनेशन में ये पढ़ चुके हैं कि सर्कुलेशन ऑफ मनी को हम डबल कर दें तो उसकी प्राइसेस भी डबल होंगी और उसकी वैल्यू ऑफ मनी जो है वो हाफ हो जाएगी। तो अब हम इसी फॉर्मूले के अंदर मनी और क्रेडिट मनी की वैल्यूज़ को डबल करके देखते हैं। 2000 से अब 4000, other things remaining unchanged means velocity will remain the same, क्रेडिट मनी भी डबल हो जाएगी, वेलोसिटी सेम रहेगी और हमारा जितनी भी ट्रेड है टी की वैल्यू भी सेम रहेगी। अब हम इसको इसी फॉर्मूले में पुट करते हैं तो P इज इक्वल टू न्यू वैल्यू फॉर सर्कुलेशन ऑफ मनी 4000 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 2000 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 8000। 6 4s are 24,000 प्लस 8,000 डिवाइडेड बाई 8000। इसको ऐड करने से हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी? 32,000 डिवाइडेड बाई 8000 और P क्या आएगी? 4 आएगी। अब यहाँ पे इक्वेशन के ज़रिए से ये बात प्रूफ होती है कि अगर हम मनी इन सर्कुलेशन को डबल करते हैं तो प्राइसेस भी डबल हो जाएंगी। पहले प्राइसेस 2 थी, अब 4 हो गई। क्यों? क्योंकि हमने इनकी वैल्यूज़ को डबल कर दिया। इसी तरह से इनकी वैल्यू जो है वो हाफ हो जाएगी। ठीक है, अब हम जो है वो क्वांटिटी ऑफ मनी, प्राइस लेवल और वैल्यू ऑफ मनी को फिगर के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये फर्स्ट फिगर आप देख लें, क्वांटिटी ऑफ मनी एक्स एक्सिस पे है, प्राइस लेवल वाई एक्सिस पे है। जब क्वांटिटी ऑफ मनी 1 पे थी तो प्राइस भी 1 पे था। ठीक है, और जब क्वांटिटी ऑफ मनी 2 पे चली गई तो प्राइसेस भी P2 पे चले गए। इसी तरह से 3, 4 एंड सो ऑन। और इनका जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसको कहते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन के बढ़ने के साथ साथ चीज़ों की कीमतें भी जो है वो बढ़ रही हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम क्वांटिटी ऑफ मनी का रिलेशनशिप देखना चाहें वैल्यू ऑफ मनी के साथ, तो ये ग्राफ जो है वो हमें बता रहा है कि क्वांटिटी ऑफ मनी के इंक्रीज़ होने के साथ साथ इसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। पहले जब क्वांटिटी ऑफ मनी 1 पे था तो ये वैल्यू यहाँ पे थी इसकी। ठीक है, लेकिन जब क्वांटिटी ऑफ मनी 2 पे चला गया इसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो गई, वैल्यू ऑफ मनी।
तो इधर से ये पता चलता है कि क्वांटिटी ऑफ मनी और प्राइस का पॉजिटिव रिलेशनशिप है, जबकि इनका इन्वर्स रिलेशनशिप है वैल्यू ऑफ मनी के साथ। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एजम्पशंस, चूँकि हमने डेफिनेशन में ये बात कही थी कि अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, तो वो कौन से अजम्पशंस थे जिनको कांस्टेंट रख के इरविन फिशर ने ये थ्योरी डिज़ाइन की है। अब हम बात करते हैं एजम्पशंस ऑफ द थ्योरी। सबसे पहले जो एजम्पशंस इस थ्योरी में थी वो थी फुल एम्प्लॉयमेंट। इरविन फिशर के मुताबिक जब हम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तो वहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट होगी। टी एंड वी आर कांस्टेंट। हमने फॉर्मूले में देखा कि टी जो कि हमारा ट्रेड है और वी जो है वेलोसिटी है, इनको भी कांस्टेंट रखा गया है। कांस्टेंट रिलेशन बिटवीन m एंड m1, इरविन फिशर के मुताबिक इस थ्योरी में मनी इन सर्कुलेशन और क्रेडिट मनी जो है वो इनका जो ताल्लुक है उसको भी कांस्टेंट कंसीडर किया गया है। प्राइस लेवल इज़ अ पैसिव फैक्टर। यहाँ पे आप लोगों ने भी बात नोट की होगी कि जो इरविन फिशर की थ्योरी है इसके अंदर जो है वो मनी इन सर्कुलेशन में चेंज की वजह से या ट्रेड की वजह से प्राइसेस के अंदर इम्पैक्ट पड़ रहा है। प्राइस अस खुद इसका कोई रोल नहीं है, ये पैसिव कंसीडर किया गया है। लेट्स टॉक अबाउट क्रिटिसिज्म्स ऑफ द थ्योरी। जो इनकी सबसे पहली क्रिटिसिज्म थी वो ये थी कि अनरियलिस्टिक एजम्पशंस। उस पर ये बात की गई मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स ने कि जो इन्होंने एजम्पशंस रखे गए हैं ये रियलिस्टिक नहीं है, ये अनरियलिस्टिक हैं। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म जो थी वो थी फुल एम्प्लॉयमेंट। उन्होंने इसको एजम्पशन जो इनकी थी फुल एम्प्लॉयमेंट, कभी भी एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एम्प्लॉयमेंट फुल नहीं हो सकती। ठीक है, देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स, देयर आर डिफरेंट वेरिएशंस जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कभी भी फुल हम अचीवेबल नहीं है, एक्चुअली ये स्मार्ट नहीं है। नेक्स्ट जो इस थ्योरी में को क्रिटिसाइज़ किया गया वो कहा गया कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को इग्नोर किया गया है, जिसकी वजह से इस थ्योरी को वीक करार दिया और इसके अगेंस्ट जो है वो बहुत सारी थ्योरीज आई जिनके बारे में हम कल बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।